सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था अभी कल परसों में। आज मेरा पेपर से फ्री हो गया, तो आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है। एनीवे से मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। किस पे? पॉलिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। मुझे पता है कि बहुत से बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं इस वाले सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि इसका प्रॉपर कंटेंट कहीं नहीं मिल रहा है ना। और जो मैंने बताया वो थोड़ा सा क्रिटिकल तरीके से बताया है। जैसे कि बहुत से बच्चों को मैसेज आ रहे थे, भाई आपने बहुत क्रिटिकल तरीके से बताया, वो समझ में नहीं आ रहा, थोड़ी ईजी बताओ। मैं ठीक है, ओके, इसी तरीके से बताएंगे। पहले पहले देखते हैं जो अभी 2025 में फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों को आया है। 2025 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं, उसमें क्या क्या क्वेश्चन आए थे। सो मैं अपना बताऊँ एक्सपीरियंस, तो बहुत इजी क्वेश्चन पेपर आया था, बहुत इजी पेपर आया था। ठीक है। इसमें ग्लोबलाइजेशन से ग्लोबलाइजेशन ही पूछा था। हर एक क्वेश्चन में ग्लोबलाइजेशन, हर एक क्वेश्चन में ग्लोबलाइजेशन दे रखा था। ठीक है। व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन? डिस्कस वेरियस अप्रोचेज टू यूज टू अंडरस्टैंड ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इज ग्लोबलाइजेशन अ न्यू फिनोमेना और पार्ट ऑफ अ लॉन्ग हिस्टोरिकल प्रोसेस? डिस्कस। हाउ हैज़ अ पोस्ट कॉलोनियल perspective challenge यूरोसेंट्रिज्म? डिस्कस। Evaluate the impact of globalization on marginalized communities. How has globalization influenced the sovereignty of the state? Explain. Critically examine the claim that state power has increasingly given way to the market forces. Examine the role of international financial institutions in accelerating the process of globalization. Analyze the role of World Health Organization in managing the global epidemics. What are global social movement? How do they respond to the challenges of globalization? अब आता है हमारा क्वेश्चन 10। राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। कल्चरल डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बी ग्रेट ग्लोबलाइजेशन डिबेट। सी माइग्रेशन। डी ग्लोबलाइजेशन ऑफ ट्रेड। अब ये बता दूं मैं आपको, एक सेकंड रुको। ये जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पेपर 90 मार्क्स का आता है। ठीक है। 10 क्वेश्चन आते हैं टोटल। ठीक है, टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से कि चॉइस आते हैं 5 करने के लिए। ठीक है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप पेपर करने से पहले अपने इंस्ट्रक्शन पे एक बार नज़र ज़रूर मारें। नज़र ऐसे नहीं आंख मार रहे हैं, ऐसे थोड़ी मैं मारने के लिए कह रहा हूँ। एक नज़र डालें कि हाँ क्या इंस्ट्रक्शन में है, क्योंकि बहुत बच्चे यहाँ पे 4 करके आते हैं 10 में से, तो उनको मार्क्स कम आते हैं, फिर वो रोते हैं बाद में। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन पहले तो अब ये जान लेते हैं। देखो, अलग अलग स्कॉलर्स का अलग अलग व्यूज़ है ग्लोबलाइजेशन को लेके, ये सबको आइडिया होगा है ना। लेकिन जो आपको 5 क्वेश्चन करने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है, मुझे पता है कि पहले भाई इसमें पता है, इस वीडियो में बता देता हूँ। अभी मैंने PYQ बता दिया, इसके अलावा मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ। एक्चुअली मैंने बताया था थोड़ी तबीयत ठीक नहीं हो रही मेरी, तो मैं कोशिश करूँगा कि कल परसों तक दोबारा अपलोड कर दूँ इसको। अभी अपलोड कर दूँगा वीडियो को। अभी बज रहे हैं 12 लगभग। ठीक है, 15 तारीख। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में करने चाहिए, और इजी भी है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर आप भैया को थैंक यू बोलना, क्योंकि आप कोई नहीं बोलता थैंक यू यार। मतलब इतना काम करता हूँ आप लोगों के लिए। इनविजिबल लिंक है कि मुझे नहीं दिख रही? इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है, ज़रूरी भी है और इजी है। मतलब मैं ये बताऊंगा कि इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है। अगर आप उसको पढ़ोगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा और मज़ा आ जाएगा। मतलब पढ़ते टाइम बहुत, पता है, जो मैंने वीडियोस बनाई थी वो मैंने एज़ पर 4-6 से मुझे बनाई थी। लेकिन मुझे पता है जो कुछ बच्चे होते हैं प्रॉपर नहीं समझ पाते, क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन से उनको दिक्कत रहती है। लेकिन हाँ, मैं उन बच्चों के बारे में, उन लोगों के बारे में सोचता ही नहीं जो क्रिटिकल काम करते हैं। मैंने ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, जैसे कि आप लोगों को भी ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, जो मतलब अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, अच्छे एग्जांपल से समझते हैं, तो उनके लिए मैं बेसिकली मैं वीडियोस बनाता हूँ। ठीक है, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ईजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, पहला है, व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन?
ग्लोबलाइजेशन, ठीक। अब इसके साथ आता है डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, डायमेंशन। और डायमेंशन की स्पेलिंग याद से सही लिखना, डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इतना समझ में आ गया, डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद आता है हमारा क्या, ग्लोबल सिविल सोसाइटी, उसके रूल्स वगैरह उसके सब बता दें इसके बारे में, ठीक है। ग्लोबल सोशल मूवमेंट, इसमें से कुछ 6-7 करके जाना, बहुत इजी हैं सारे जो बता रहा हूँ मैं। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। अब ये चीज़ें डायमेंशन वाली बताता हूँ, वो जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें ना, वो ज़रूरी है, छोटी छोटी चीज़ें वो बता दूंगा मैं। फिफ्थ में क्या हम देखेंगे, स्टेट सॉवरेनिटी के बारे में, के ट्रेड्स के बारे में, ठीक है। 5 क्वेश्चन हो गए। और छठा 7 हम देख लेंगे, अप्रोचेस टू अंडरस्टैंड ग्लोबलाइजेशन, बेसिकली अप्रोचेस और डिबेट भी देखना है इसमें, है ना। डिबेट अलग है और अप्रोचेस अलग है, मेक श्योर रखें कि डिबेट और अप्रोचेस को मिक्स ना करें। डिबेट ऑफ या फिर फॉर ग्लोबलाइजेशन, डिबेट ऑफ ग्लोबलाइजेशन लिखेंगे, है ना। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है हमारा क्या, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मैंने लास्ट के लिए छोड़ दिया था, माइग्रेशन। भाई माइग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी है, जितने भी मैंने टॉपिक्स बताए हैं सारे के सारे टॉपिक्स अगर आपने एक बार पढ़ लिए ना, ये व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, उसके डायमेंशंस। अब डायमेंशंस कौन कौन से होते हैं, डायमेंशंस, डायमेंशंस कौन से देखो, आपको लिखना कैसे है बेसिकली, अगर देखो आप एग्ज़ाम में आएगा तो प्रॉपर एक डायमेंशन का एक ऐसे जिस पेज के बीच में बनाना है, डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन पूरा लिखना है, ठीक है। अच्छी अच्छी राइटिंग में, मेरी तरह नहीं गंदी राइटिंग में यहाँ पे। इसको बादल में फिर डिब्बे में बंद कर देना है, पेज भरने हैं तो ये सबसे अच्छा तरीका है। फिर यहाँ पे लिखना इकोनॉमिक, स्पीड से लिखना है, यूँ नहीं बहुत आराम से लिख रहे, इकोनॉमिक डायमेंशन, ठीक है। सोशल डायमेंशन, फिर आएगा कल्चरल डायमेंशन, इसके बाद टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन, और इसके बाद और क्या आता है, इन्वायरमेंटल डायमेंशन। हाँ पता है आप किस लिए कह रहे हो, भैया वो रह गया है ना, मैं समझ गया आपकी, आप पता है मन में बोलते मेरे को यहाँ पे समझ में आ जाता है। ये तो कह रहे थे भाई, आपने इसको ही छोड़ दिया जिसका हम पढ़ रहे हैं ना। आप बता दिया करो, मैं लिख दिया करूँगा, मुझे पता है थोड़ा भूल जाता हूँ ना मैं। अब आप बता रहे हो इतने अच्छे बच्चे हो, अब इनको ना ऐसे करके या फिर डब्बों में बंद कर दो इनको अच्छे से, प्रॉपर तरीके से इनको ना सीधी लाइन में करना है एक्चुअली। यहाँ पे ऐसा है ना, तो थोड़ा सा इनको सीधी लाइन में प्रॉपर अच्छे तरीके से, तुम समझ रहे हो, मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, मैं एग्ज़ाम को मुझे लिख नहीं रहा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप इतना फेयर कर रहे हो कि चार्ट बना रहे हो इसमें ही पूरा 20 मिनट इसमें निकल रही है, नहीं, इसको मिनिमम मिनिमम 4 से 5 मिनट, ये तो ज़्यादा बता दिए, बल्कि इससे भी कम टाइम देना, ठीक है। मैक्सिमम 4-5 मिनट होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए इस चार्ट वगैरह ऐसे बनाने में, ठीक है। ये लिखना है। इसके अलावा आता है हमारा ग्लोबल सिविल सोसाइटीज़। अब मैं बताता हूँ एक छोटी सी चीज़, इंपॉर्टेंट सी चीज़, एक सेकंड को मैं इसका एक बार फ़ोटो लिख खींच लेता हूँ जिससे कि मुझे बार बार पीछे न जाना पड़े। अच्छा, क्या क्या है एक्चुअली, मैं
कुछ भी देख के नहीं बता रहा हूँ, जस्ट जो मेरे को दिमाग में है, जो जो मैंने पढ़ा था, जो इजी था, वो सब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या था ग्लोबल सिविल सोसाइटी। अब आप कहोगे भैया ग्लोबल सिविल सोसाइटी और ग्लोबल सोशल मूवमेंट थोड़े एक जैसे लग रहे हैं। हाँ देखो, एक जैसे हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं, लेकिन पूरी तरीके से रिलेट नहीं करते, थोड़ी तरीके से रिलेट करते हैं। जैसे कि ग्लोबल सिविल सोसाइटी के अंडर आता है एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट वो आता है ग्लोबल सोशल मूवमेंट। देखो इसमें बहुत इजी चीज़ है, अगर आप ये पढ़ते हो तो इसका कंटेंट मिल जाएगा, अगर ये पढ़ते हो तो इसका कंटेंट मिल जाएगा, कुछ भी पढ़ो दोनों का मिलेगा। लेकिन इसमें सोसाइटी के पे ज़्यादा फोकस रहेगा, इसमें मूवमेंट्स पे फोकस रहेगा, कौन कौन सी मूवमेंट्स हो रही थी, है ना। अब जैसे कि सिविल सोसाइटी, कौन सोसाइटी ऐसी वो, ये उन लोगों से बनी होती है जो कि ना ही किसी गवर्नमेंट के पार्ट होते हैं या फिर ना ही अपना किसी प्रॉफिट के लिए यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ये सिर्फ लोगों की जस्टिस के लिए आते हैं, लोगों के लिए आते हैं, लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए आते हैं, इसलिए आते हैं सिर्फ, ठीक है। और सोशल मूवमेंट्स करते हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कंट्री से आ रहे हैं, ये अलग अलग कंट्री से आ रहे हैं। अब इनके कुछ बेनिफिट्स होते हैं, इनके कुछ टाइप्स होते हैं, इनके कुछ चैलेंजेस होते हैं, इनके कुछ क्रिटिक्स होते हैं। ऐसे ही ग्लोबल सोशल चैलेंज, जैसे कि आपने देखा होगा ब्लैक लाइफ मैटर, आपने सुना होगा, इंस्टाग्राम पे चलता था ब्लैक लाइव्स मैटर, सुना है कभी? ब्लैक लाइफ सॉरी मैटर। और एक चलता है हमारा हैशटैग मी टू, सॉरी मी टू, हैशटैग मी टू मूवमेंट, है ना, एक ऐसा भी था। ये कुछ ऐसे मूवमेंट्स हैं, और इसमें पता है क्या क्या पूछा जाता है, कैसे फैल रहा है ये, ऐसे मतलब कि ऐसी कौन सी चीज़ें, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि फैले जाने में मदद करता है, जैसे आप उसमें डाल देंगे क्या, इंटरनेट, सोशल मीडिया, इंटरकनेक्टेडनेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, और ऐसी बहुत सी चीज़ जो आप समझ पाओ, ठीक है। वैसे ही सेम चीज़ सोशल मूवमेंट कैसे बढ़ेगा, ये सब कुछ बतानी, यही सारे पॉइंट्स, ठीक है। और इसमें क्या मेन चीज़ रहती है, नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस, पीस, इस पर फोकस करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्या, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हमें क्या देखना है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में बेसिकली जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा आईएमएफ, इसका फुल फॉर्म पता होगा सबको, नहीं पता, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक। अभी कब कब हुआ था, 1944 में हुआ था, देखो मेरे को अभी तक याद है, 1944 में हुआ था ये भी, और ये बना हुआ था 1995 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक। अभी क्यों होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, वर्ल्ड बैंक और इसमें डिफरेंस क्या होता है, ये तो आपको पता ही होगा, ट्रेड बैरियर्स वगैरह में काम करता है, ट्रेड से रिलेटेड काम करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यहाँ पे पैसा आ रहा है, वर्ल्ड बैंक यहाँ पे भी पैसा आ रहा है, बैंक है तो बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक ये किस लिए लोन देता है, डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। जबकि जो आईएमएफ है, जैसे कि अभी पाकिस्तान को दिया है आईएमएफ ने कुछ फंड, क्यों दिया है, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था उसमें, ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते ये देता है, इकोनॉमिक क्राइसिस विद इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट के साथ देता है। और कभी कभी जो लेकिन वर्ल्ड बैंक होता है वो कभी कभी इंटरेस्ट नहीं देता है, नहीं तो कम इंटरेस्ट देता है, ठीक। इसके अलावा क्या हो गया हमारा नेक्स्ट, स्टेट सॉवरेनिटी पे क्या ट्रेड है, ट्रेड्स क्या क्या है ना, ट्रेड, ट्रेड तो पता है ना क्या होता है, खतरा या फिर क्या नुकसान है इन ग्लोबलाइजेशन का, ठीक है। सो पहली बात हो जाएगा कि जो इंटरनेशनल, सॉरी सॉरी इसमें एक रह गया, बहुत सी चीज़ रहेंगी वैसे, इसमें G20 रह गया,
WHO हो गया, रह गया, और क्या रह गया, ऐसी और भी चीज़ें बताएंगे कभी। गाइस अगर टाइम मिलेगा मेरे को तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा, लेकिन देखो इतने इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ जिससे कि आप खुद कहीं से ही पढ़ोगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा, है ना। क्योंकि आपके साथ आपको पता है मेरे भी एग्ज़ाम चल रहे हैं। आई डोंट नो कि मैं इसके बाद वीडियो अपलोड करूँगा भी नहीं करूँगा अभी। स्टेट सॉवरेनिटी में क्या क्या ट्रेड्स हैं, जैसे कि इंटरनेशनल पॉलिसीज़, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़, पॉलिसीज़ कहीं ना कहीं नेशनल इंटरेस्ट पे ये उसके अगेंस्ट चले जाता है। ये पता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन साइन करवा लेती है नेशनल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, अगर कोई भी उनकी जो पॉलिसी आई हो नेशन के अगेंस्ट जा रही होगी, फिर भी वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उन्होंने साइन कर दिया, वो एक लीगल बॉन्ड में बन चुके हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तो ख़त्म नहीं हुई है सॉवरेनिटी स्टेट की। स्टेट यानी जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे वर्ल्ड की बात करें तो स्टेट कंट्रीज़ को बोलते हैं, समझ रहे होगे, है ना। तो जो कंट्रीज़ हैं जिसमें गवर्नमेंट है, उसकी सॉवरेनिटी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो रही, लेकिन चेंज हो रही है। अब इसमें अलग अलग डिफरेंट स्कॉलर्स के व्यूज़ पढ़ेंगे, है ना, तो व्यूज़ को जानना है, ठीक है। कुछ बोलते हैं हाँ थ्रेट है, कोई बोलता है थ्रेट नहीं है, थ्रेट बिल्कुल नहीं है, चेंज हो रहा है, चेंज होना चाहिए, ये सारी कुछ चीज़ें बताते हैं। इसके अलावा हमारे अप्रोचेज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको करके ही जाना है क्योंकि ये हर एक क्वेश्चन में पूछ लेगा, और अप्रोचेज़ नहीं करके तो आपका सारा बेकार हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। हाँ बेकार हो जाएगा आपका सारा, दिमाग विमाग का ख़राब हो जाएगा। थोड़ा सा मुश्किल तो है अप्रोचेज़। देखो अब याद रखना अप्रोचेज़ और डिबेट में क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस क्या है। अप्रोचेज़ में क्या क्या आता है हमारा, लिबरल, लिबरल अप्रोच, रियलिस्ट अप्रोच, मार्क्सिस्ट अप्रोच, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, फेमिनिस्ट अप्रोच, इसके अलावा एक और था क्या, पोस्ट कॉलोनियल अप्रोच। अच्छा आपको एक चीज़ बताऊँ, एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे मार्क्सिस्ट आते हैं ना, मार्क्सिस्ट किसकी बात करते हैं, एक्सप्लॉइटेशन की बात करते हैं, मोस्टली एक्सप्लॉइटेशन या फिर उनकी पावर डिक्रीज़ हो रही है, हर चीज़ की बात करते हैं, ठीक है। मार्क्सिस्ट का ये रहता है, मार्क्सिस्ट कहीं पे भी आ जाए, मार्क्सिस्ट अगर आपको कोई भूल रहे हो या फिर समझ में नहीं आ रहा कुछ चीज़, बस डाल दो मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स बिलीव या कॉल्ड, ये सब कुछ इसको कि यहाँ पे एक्सप्लॉइट कर देते, इनको वो कर देते, ये कर देते, तो समझ रहे हो कैसे कॉन्टेक्स्ट में आप लिख सकते हो, ठीक है। लिबरल थे जो ग्लोबलाइजेशन को पॉजिटिव तरीके से देखते थे, कहाँ गया, पॉजिटिव तरीके से देखते थे, और ये कहता था कि भाई सेल्फ इंटरेस्ट पहले रखो, हमें कुछ नहीं पता, सेल्फ इंटरेस्ट पहले होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव वो देखता था कि ग्लोबलाइजेशन से हमें पता चलता है हम लोगों को कैसे देख रहे हैं, लोग हमें कैसे देख रहे हैं। फेमिनिस्ट अप्रोच में ये ग्लोबलाइजेशन से वुमेन और मैन के जो डिफरेंसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे, क्योंकि वीमेंस को वेज कम मिलता है, सैलरी कम मिलती है एज़ कम्पेयर टू मैन, ऐसा कुछ इसमें बताया है अप्रोच में। पोस्ट कॉलोनी में बताया है ग्लोबलाइजेशन एक नया तरीका है कॉलोनाइजेशन का, ठीक है, इसमें ये बताते हैं, ठीक है। कॉलोनाइजेशन का नया तरीका है वेस्टर्नाइजेशन, ठीक है। अब डिबेट में आता है हमारा 3 इंपॉर्टेंट, कन्फ्यूज मत होना अप्रोच में, सोशल, इकोनॉमिक, और ये मत लिखना है, बेवकूफ़ वाली हरकत मत करना प्लीज़। अप्रोचेज़ में ये लिखने हैं सारे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं आएगा, सिर्फ अप्रोचेज़ नहीं आएगा पूछेगा, और ग्लोबलाइजेशन पूछेगा, फिर अप्रोचेज़ पूछेगा, आपको प्रॉपर सारे बताने हैं, एग्जाम्पल के साथ बताने हैं, ठीक है। डिबेट में क्या कहेगा हमारा, हाइपर ग्लोबलिस्ट। अगर इसके बारे में जानना है ना आपको हाइपर ग्लोबलिस्ट में, तो मैंने एक सेकंड को टेलीग्राम चैनल पे एक ऑडियो भेजी थी मैंने, उसको देखना, उसको देखना नहीं सुनना, और उससे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आते हैं हमारे सेकंड नंबर पे स्केप्टिक्स। नाम सुनने में बहुत खतरनाक लग रहा है लेकिन है बिल्कुल भी नहीं। ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट, ठीक है। अब ये क्या कहते थे, ये सपोर्ट करते थे, पॉजिटिव दिखाते थे ग्लोबलाइजेशन को,
ये नेगेटिव दिखाते थे ग्लोबलाइजेशन को, और इनका ट्रांसफॉर्मेशन इसका बैलेंस्ड व्यू था। ये कहते थे अच्छा है लेकिन कॉम्प्लेक्स है ये, ठीक है, इतना समझ गए। अब माइग्रेशन आता है, माइग्रेशन, और उसको ज़्यादा जाना है ना उसको, इस वाले टॉपिक को तो जाके ऑडियो सुन लेना, समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो अब मैं क्या करूँ, अब मेरे को वीडियो डालने से 1-2 दिन में बता देना, फिर आप सोचो कि भैया हाँ अब मेरे पेपर तो 9 तारीख 10 तारीख से हैं, मैं 9 तारीख को देखूँगा, भैया से कह दूँगा भैया वीडियो डाल दो, तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि हाँ भैया आपने कहा 9 तारीख को और 9 तारीख की शाम को वीडियो आ गई, इम्पॉसिबल है, क्योंकि मेरे भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, फिर मैं अपने वैकेशंस पे जाऊँगा, सबको ही पता है ना, छुट्टी हो जाएंगी तो कौन यहाँ पे रुकेगा। अच्छा खैर, तो मेरे को अभी 1-2 दिन में बता सकते हो 18-16 तारीख तक, या मोस्ट अब अगर से ज़्यादा हो सके तो 27, 28, 29, 30, 1-2 बता सकते हो बता दो, उसके बाद नहीं, उसके बाद मत कहना कि भैया क्या हो गया, क्या आपने बताया नहीं। अब माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन एक सोशल डायमेंशन है किसकी, ग्लोबलाइजेशन की, समझ गए। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू द अनदर कंट्री। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइग्रेशन लिख सकते हैं। विलेज टू विलेज, जिसमें हम नहीं पढ़ने वाले, लेकिन पेज बनना है तो लिखना पड़ेगा, विलेज टू विलेज, सिटी टू सिटी, स्टेट टू स्टेट, कंट्री टू कंट्री, इवन कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट, ठीक है। लेकिन आप इसमें पढ़ेंगे कंट्री टू कंट्री वाला। कंट्री टू कंट्री में क्यों जाएंगे भाई, लोगों को जाने का कोई मजबूरी तो होगा, तो दे आर 2 फैक्टर्स बेसिकली, 2 मेन फैक्टर, बाकी और भी फैक्टर्स होते हैं। पहला आता है पुल फैक्टर, दूसरा आता है पुश फैक्टर। पुल में क्या लिखेगा, अट्रैक्ट, कुछ ऐसी चीज़ जो कि अट्रैक्ट कर रही हैं लोगों को, वहाँ पे खींच रही हैं। और पुश फैक्टर जो कि हमें फोर्स कर रही हैं यहाँ से छोड़ने के लिए, जैसे कि दिल्ली है, वहाँ का पॉल्यूशन हमें फोर्स कर रहा है दिल्ली को छोड़ दो, लेकिन दिल्ली हमें अट्रैक्ट भी करता है क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, ठीक है, समझ गए। अब इतना से इससे ज़्यादा समझ में नहीं, समझा नहीं सकता, बहुत रिलेटेबल हो गया होगा आपके लिए पुल और पुश फैक्टर वाला। इसके अलावा हो सकता है बेटर अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, बेटर अपॉर्चुनिटीज़, बेटर सैलरी, ठीक है, और बहुत सी चीज़ और आती हैं, समझ गए होगी कैसे कैसे, जैसे कि लाइफ स्टाइल इम्प्रूव होगी, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये 4-5 क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन बता दिए मैंने, 1 2 3 5 6 7 8 क्वेश्चन बताए। 8 क्वेश्चन में से अगर आपने, तो मैंने बेसिकली 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से 8 बता दिए मैंने, आपको करने 5 हैं, ये भी 8 हो गया क्या, 5 करने हैं, तो 5 क्वेश्चन पर ईच क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 18 मार्क्स से आएगा। तो कोशिश करना अच्छे से करो, मज़ेदार तरीके से करो, और फाड़ के आओ पेपर को, और मुझे बताया आप लोग अच्छा कर करोगे, ठीक है। और इन सब डायमेंशंस को यूँ नहीं कि इसका चार्ट बना के छोड़ दिया, इन सब डायमेंशंस को आपको कवर करना है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। इसके बाद नीचे से लिखना है इन्वामेंटल डायमेंशन क्या होता है, कल्चरल डायमेंशन क्या होता है, एग्रीकल्चर सॉरी इन्वामेंटल, इकोनॉमिकल, सोशल, सारे बताना है क्योंकि पेज भरना है ना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। आई होप समझ गए होगे कैसे मैं बताना चाह रहा हूँ, आई होप इस बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए वीडियो। फिर भी कुछ चाहिए हेल्प तो बता देना मेरे को, मैं भी टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा आप लोगों को, जिससे कि आप लोग को भी पता चले कि वीडियो आ गई है। फालतू के आप देखो एग्ज़ाम से पहले तो इम्पॉसिबल है मेरे लिए कि आपको मैं बना दूँ वीडियो, क्योंकि मैं 5 तारीख को छोड़ रहा हूँ यहाँ से दिल्ली, फिर मैं उसके बाद कुछ नहीं बना सकता, ठीक है। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बेटा तुम्हारा तो पेपर गया।